नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, पंचायती राज संस्था पे हम बात कर रहे थे। बहुत सारी चीजें दोस्तों, लगभग 80% चीजों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम दोस्तों पंचायतों के निधि के बारे में चर्चा करेंगे। पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति। भाई, कोई भी संवैधानिक संस्था है या कोई भी लोकतांत्रिक संस्था हो, उस संस्था को चलाने के लिए निधि की आवश्यकता होती है, फंड की आवश्यकता होती है। भाई, मान लो कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास पैसा ही नहीं है, फंड नहीं है, तो वह ऑर्गेनाइजेशन अधूरा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का संचालन नहीं हो पाएगा। तो इसी कड़ी में दोस्तों, पंचायत के भी अपनी एक फंड होती है, निधि होती है। पंचायत के पास भी अपनी एक संपत्ति होती है। उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 7 में है, जो धारा कहां से प्रारंभ होता है, तो धारा 62 से प्रारंभ होता है। धारा 62 से प्रारंभ होता है मेरे प्यारे बच्चों, पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति। पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रॉपर्टी, कोई भवन है सरकारी भवन, या कोई जमीन है सरकारी जमीन, वो सब सरकार का नाम है, राज्य सरकार का जमीन है, राज्य सरकार का भवन है। तो इन भवनों को या इन जमीनों को पंचायतों को सौंप सकती है राज्य सरकार। चाहे तो अधिसूचना जारी करके कुछ जमीन को, कुछ मतलब कतिपय मतलब कुछ संपत्ति को, या कोई भवन है सरकारी भवन खाली पड़ा हुआ है, कोई गोदाम है खाली पड़ा हुआ है, जिसे पंचायत को सौंप सकती है जी। ठीक, यही यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या कहता है, पंचायत को संपत्ति सौंपना धारा 42 में है। मतलब धारा 62 के क्लॉज, धारा 62 के दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2। तो धारा 62 में क्या बताया गया है दोस्तों, धारा 62 में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा कतिपय संपत्ति को पंचायत को सौंपना, कुछ संपत्ति को पंचायतों को सौंपा जाना, मतलब पंचायत को संपत्ति सौंपना। तो पंचायतों को संपत्ति या कोई भी असेट्स कौन सौंप सकता है, तो राज्य सरकार सौंप सकता है जी। ठीक, तो चलिए क्या कहता है, तो राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा, तो राज्य सरकार कोई भी संपत्ति देगा तो अधिसूचना जारी करेगा, पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा, मतलब एक प्रकार की सरकारी घोषणा होती है ये। ठीक, तो अधिसूचना के जरिए अपनी किसी भी ऐसी संपत्ति को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंप सकती है। अपनी किसी भी संपत्ति को, कोई जमीन हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, कोई गोदाम हो सकता है, उसे चाहे तो ग्राम पंचायत को सौंप सकता है, जनपद पंचायत को सौंप सकता है, जिला पंचायत को भी सौंप सकता है। लेकिन शर्त क्या है, कैसे सौंपेगा, तो पब्लिक अधिसूचना के माध्यम से, लोक अधिसूचना के माध्यम से सौंपेगा। ठीक, जब तक वे जो शर्तें और प्रतिबंध निर्धारित करें पंचायत उन्हें माने। तो जो भी संपत्ति दोस्तों सौंपेगा ना राज्य सरकार, तो कुछ शर्त के साथ या बिना शर्त के साथ या कोई प्रतिबंध के साथ सौंप सकता है। जैसे मैंने एक भवन सौंपा, जैसे मैं सरकार हूं, राज्य सरकार ने एक भवन सौंपा। राज्य सरकार ने पंचायत को ए नामक ग्राम पंचायत को एक जमीन सौंप दिया, कि जमीन तुम्हारा, जो भी करना है करो, लेकिन शर्त रखा कि इस जमीन पर स्कूल नहीं बनाना है, स्कूल के अलावा अन्य चीज आप कर सकते हैं, इसमें पौधारोपण कर सकते हैं, कुछ भवन बना सकते हैं, स्कूल यहाँ पर नहीं खोला जाएगा। यह राज्य सरकार का क्या है, शर्त है। तो पंचायत को यह मानना होगा, वहां वृक्षारोपण कर सकता है, कुछ अन्य क्रियाकलाप कर सकता है, स्कूल नहीं खोलेगा, क्योंकि राज्य सरकार का वो शर्त है। मैं उदाहरण से समझा रहा हूं ना, ठीक ना। तो राज्य सरकार जो भी शर्त रखे, वो शर्त को पंचायत को मानना होता है। ठीक, निर्धारित पंचायत उन्हें माने। ठीक जी, जैसे उदाहरण यहाँ पर, उदाहरण के माध्यम से देखिए आप क्या कहता है उदाहरण। इस उदाहरण के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए राजनांदगांव जिले में सरकार के पास एक पुराना गोदाम है, एक पुराना क्या है, गोदाम है, मतलब बिल्डिंग पुराना बिल्डिंग है, गोदाम है, जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता है। अब राज्य सरकार उसका इस्तेमाल नहीं करता है, खाली पड़ा हुआ है वह गोदाम या बिल्डिंग, राइट। तो सरकार घोषणा करके अधिसूचना के माध्यम से
राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से उस गोदाम को राजनांदगांव ग्राम पंचायत को सौंप देती है। राजनांदगांव ग्राम पंचायत को या जिला पंचायत, जनपद पंचायत, किसी को भी, मैं ग्राम पंचायत को उदाहरण लिया हूं, ग्राम पंचायत को सौंप देती है। पर शर्त रखती है, राज्य सरकार ने क्या शर्त रखती है कि गोदाम का उपयोग केवल सामुदायिक कार्यक्रम के लिए होगा। मतलब ये गोदाम में जो सौंप रहा हूं इसका उपयोग केवल सामुदायिक कार्यक्रम के लिए होगा। इसमें जो भी क्रियाकलाप किए जाएंगे तो केवल और केवल एकमात्र सामुदायिक क्रियाकलाप किए जाएंगे, इसके अलावा अन्य क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा। सरकारी स्कूल नहीं खोला जाएगा, सरकारी स्कूल नहीं खोला जाएगा, यह सरकार का शर्त है मान लो। तो ग्राम पंचायत इस शर्त को मानकर गोदाम अपने नाम से चलाने लगता है। तो गोदाम अब अपने नाम से चलाने लगेगा, कौन? सरकार, तो मतलब पंचायत, ठीक ना। तो जो भी राज्य सरकार जो शर्त रखे उस शर्त को दोस्तों पंचायत को मानना होता है। उस शर्त के साथ ही वो संपत्ति का अंतरण करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक। अब सरकार ने जो संपत्ति सौंपा है, वो गोदाम सौंपा है, बिल्डिंग राजनांदगांव में, राजनांदगांव ग्राम पंचायत को जो बिल्डिंग सौंपा है, अब राज्य सरकार चाहे तो उस संपत्ति को वापस भी ले सकता है, उस संपत्ति को वापस भी ले सकता है। तो वापस लेने की प्रक्रिया क्या कहता है, देखिए, वापस लेना और समझौता राशि। भाई वापस लेगा तो कुछ समझौता राशि देगा, वापस लेगा तो कुछ समझौता राशि देगा राज्य सरकार। तो देखिए क्या देगा, क्या कहता है ये 62 का क्लास 2, अगर बाद में राज्य सरकार चाहे तो वह संपत्ति वापस ले सकती है। मतलब जो संपत्ति सौंपा था उस संपत्ति को राज्य सरकार चाहे तो वापस ले सकती है। जब सरकार संपत्ति वापस लेगी तो पंचायत को केवल उस संपत्ति के लिए पंचायत ने जो रकम चुकाई थी, उस संपत्ति के लिए पंचायत ने जो रकम चुकाई थी, या उस दिन के बाजार मूल्य, मतलब जिस समय मार्केट मूल्य था उस समय उस जमीन, मतलब उस बिल्डिंग की कीमत था, उस कीमत के अनुसार में से जो कम हो उतनी राशि ही देगी। मतलब समझिए, मान लो दोस्तों राज्य सरकार ने इसको, मतलब ग्राम पंचायत को जमीन दिया, इसके बदले इससे पैसा लिया, जितना राशि लिया था ना उतना राशि इसको चुकाना पड़ेगा वापस करते समय, ठीक, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, ठीक। लेकिन अगर पंचायत ने शर्तों का उल्लंघन किया है, मान लो पंचायत ने शर्तों का उल्लंघन किया है, शर्त का उल्लंघन कैसे हो गया, उल्लंघन करके उस संपत्ति पर कोई नया भवन या संरचना बनाई है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त मुआवजा कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। अब देखिए, मान लो वो बिल्डिंग दिया गया था पंचायत को, भवन दिया गया था, बिल्डिंग, सरकार ने कहा था भाई इसका आप उपयोग सामुदायिक क्रियाकलाप के लिए करेंगे, स्कूल नहीं बना सकते, अन्य भवन नहीं बना सकते, लेकिन पंचायत ने क्या किया, अन्य भवन बना दिया, स्कूल बना दिया, तो ये उल्लंघन हो गया ना। तो इसके लिए मान लो स्कूल बनाया तो स्कूल बनाने के लिए पंचायत ने जो खर्च उठाया है वो पैसा को राज्य सरकार नहीं देगा, अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिलेगा, अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया जाता है, ठीक ना। ठीक है जी, वही है। देखिए संपत्ति वापस लेना, क्या क्या लिखा हुआ है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बहुत अच्छे तरह से मैं डिजाइन करके लाया हूं उदाहरण के माध्यम से दोस्तों। देखिए संपत्ति वापस लेना, गांव में वह गोदाम जिस पर केवल सामुदायिक कार्यक्रम करने की शर्त थी, ठीक, पंचायत ने उसे स्कूल खोल दिया, शर्त का उल्लंघन हो गया। सरकार अब घोषणा करती है कि गोदाम वापस लिया जाए, गोदाम वापस लिया जाए, तो राशि का हिसाब क्या होगा। मान लीजिए ग्राम पंचायत ने गोदाम के नाम नामांकन के लिए 2 लाख चुकाए थे। उस समय गोदाम को अपने नाम में लाने के लिए नामांकन के लिए 2 लाख रुपए चुकाए थे, तो सरकार उसे वापस लेते समय या तो 2 लाख देगी, या उस दिन का बाजार मूल्य, उस समय जिस समय बाजार इस समय चुकाया था उस समय का बाजार मूल्य मान लीजिए 2.5 लाख था, तो 2.5 लाख में से जो कम हो, मतलब 2.5 लाख से जो कम हो अर्थात 2 लाख ही वह देगी, जो भी कम हो 2.5 लाख बाजार मूल्य से जो भी कम हो वो राशि दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उल्लंघन पर कोई मुआवजा नहीं है, उल्लंघन पे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। पंचायत ने गोदाम पर एक नया कक्ष बनवा दिया जिसकी लागत 1 लाख थी और स्कूल भी चला लिया। चूंकि पंचायत ने शर्तों का उल्लंघन किया है तो सरकार उन बनाए हुए भवन के लिए
किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देगी जी। ठीक ना, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों धारा 63 में। धारा 63 क्या कहता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए पंचायत की निधियों का समानुदेशन, पंचायत की निधियों का समानुदेशन, पंचायत की निधियों का समानुदेशन, समानुदेशन मतलब एक प्रकार का बांटना जी, बांटना ही होता है जी, एक प्रकार का बांटना ही क्या है, समानुदेशन कहलाता है। तो धारा 63 क्या कहता है, देखिए राज्य सरकार कुछ शर्तों पर और अपनी मर्जी से, या तो कोई शर्त रख सकता है राज्य सरकार या अपनी मर्जी से स्वेच्छा से, जिन कर, जैसे कर हो गया, जैसे पथ कर, टोल टैक्स, रोड टैक्स एवं फीस को उसने जमा किया है, उन्हें पंचायतों के बीच बांटना, समानुदेशित बांट सकती है, और साथ ही अपनी संचित निधि राज्य के कोष से अनुदान ग्रांट भी दे सकती है। देखिए समझिए इसको, मान लो राज्य सरकार ने कोई भी कर कलेक्ट किया, चाहे रोड टैक्स हो, कोई भी टैक्स से पैसा कमाया है राज्य सरकार ने, तो सीधा वो संचित निधि में जाता है, सीधा कहां किसमें जाता है, तो संचित निधि में जाता है, राज्य की संचित निधि में जाता है जी। वो पैसा सीधा राज्य के संचित निधि में जाएगा, डायरेक्ट पंचायत को नहीं दिया जाता। चाहे तो संचित निधि से निकालकर उस राशि को बांट सकता है, समानुदेशन कर सकता है। इसके लिए समानुदेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, समानुदेशन कर सकता है। चाहे तो इस संचित निधि से एक्स्ट्रा कोई ग्रांट भी दे सकता है, अनुदान भी दे सकता है। ठीक, ये है धारा 63। धारा 64 क्या कहता है, पंचायतों को सहायता अनुदान। अब पंचायतों को सहायता अनुदान दे सकता है राज्य सरकार, तो कैसे देगा। धारा 64 कहती है कि राज्य सरकार पंचायतों को जो भी अनुदान ग्रांट देगी वह वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर तय होगा। तो वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार पंचायतों को अनुदान ग्रांट दे सकता है। तो सिफारिशों के आधार पर ग्रांट दिया जाता है जी। ठीक ना, ठीक। अब धारा 65 को समझिए, धारा 65 क्या कहता है इसके संबंध में भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, देखिए स्थावर संपत्ति का अंतरण, स्थावर संपत्ति का क्या होता है, अंतरण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका मूल पाठ क्या है, देखिए किसी पंचायत में निहित या पंचायत की किसी स्थावर संपत्ति का, पंचायत किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय, दान, बंधक, विनिमय या 7 वर्ष से अधिक पट्टे या अन्य कोई अंतरण केवल राज्य सरकार या उससे अधिकृत अधिकारी के मंजूरी से ही होगा। अंतरण की प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। ठीक है, इसका मतलब समझिए आप मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको आप समझना होगा आपको मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, इसको आपको समझना होगा, नहीं समझेंगे तो आपको समझ में शायद ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों ये। ठीक ना, देखिए 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 मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मान लो फुलेरा ग्राम पंचायत है जी, फुलेरा एक ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, पंचायत है। अब इसके पास ना एक संपत्ति, स्थावर संपत्ति है, मतलब जमीन है, भूमि है, इसके पास जमीन है। अब ये जमीन का विक्रय करना चाहती है ग्राम पंचायत, फुलेरा ग्राम पंचायत इस जमीन को बेचना चाहती है, या इसका कोई विनिमय एक्सचेंज करना चाहता है, किसी के बदले एक्सचेंज विनिमय करना चाहता है, या इसको ना 7 साल से क्या दिया सकता है, लीज पे देना चाहता है, पट्टे पे देना चाहता है, पट्टे में। तो अपने स्वेच्छा से पंचायत नहीं दे सकता है, तो पंचायत को परमिशन लेना पड़ेगा, या तो राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा या राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी से परमिशन लेना पड़ेगा। और इसके लिए विहित प्राधिकारी ग्राम पंचायत में उपखंड अधिकारी होता है, जनपद पंचायत में कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर होता है, जिला पंचायत में दोस्तों संचालक पंचायत होता है जी। ठीक है ना, चलिए ठीक, तो संपत्ति को बेचने का राइट्स नहीं है जी। ठीक ना, तो यही लिखा हुआ है। क्या है स्थावर संपत्ति, गांव या पंचायत भूमि, पंचायत भवन, गांव या पंचायत भूमि या पंचायत भवन, सार्वजनिक कुआं, ठीक है, सार्वजनिक कुआं है, गोदाम है, जैसी ऐसी जमीन या इमारतें जो स्थायी स्थावर हो,
उपधारा 1 मंजूरी जरूरी। यदि गांव की पंचायत ने अपनी जमीन भवन को बेचना है, दान से देना चाहता है किसी को, या बंधक में रखना चाहता है, विनिमय करना चाहता है, या लंबे पट्टे 7 वर्ष से ऊपर के लिए 7 वर्ष से अधिक पट्टे में देना चाहता है, देना, या कोई और हस्तांतरण करना चाहा, तो पहले राज्य सरकार या उसके जरिए नियुक्त विहित अधिकारी से लिखित मंजूरी लेनी होगी, तब बेच सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकता। बिना मंजूरी किया गया कोई भी सौदा मान्य नहीं होगा, कोई भी सौदा मान्य नहीं होता है। ठीक, उदाहरण है, देखिए इधर ग्राम पंचायत के पास एक पुराना गोदाम है, उस गोदाम को अगर बेचना चाहेगा ग्राम पंचायत तो उसे वित्त अधिकारी से अनुमोदन लेना पड़ेगा या राज्य सरकार से अनुमोदन लेना पड़ेगा, तब बेच पाएगा, अदरवाइज नहीं बेच पाएगा जी। ठीक है, पंचायत ने प्रस्तावित किया कि इसे बेचकर 5 लाख कमाया जाए, तो पहले पंचायत को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब वे गोदाम को बेच सकते हैं। तो राज्य सरकार से मंजूरी ले सकते हैं या विहित अधिकारी से भी मंजूरी ले सकते हैं। तो विहित अधिकारी अलग अलग स्तर पे अलग अलग विहित अधिकारी होते हैं। जैसे दोस्तों ग्राम पंचायत में विहित अधिकारी कौन होते हैं, आपसे पूछ सकता है इसके लिए। तो ग्राम पंचायत में विहित अधिकारी होते हैं, लिखिए ग्राम पंचायत में विहित अधिकारी कौन होते हैं जी, तो उपखंड अधिकारी होते हैं। उपखंड अधिकारी होते हैं, मतलब ग्राम पंचायत की कोई जमीन बेचना या दोस्तों लीज पे देना चाहते हैं, विनिमय करना चाहते हैं, तो पंचायत स्वेच्छा से नहीं कर सकता, या तो राज्य सरकार से परमिशन लेगा या उपखंड अधिकारी से परमिशन लेगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों जनपद पंचायत की बात करूं, जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर होता है, कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर होता है जी, अतिरिक्त कलेक्टर होता है। इसी प्रकार दोस्तों मैं जिला की बात करूं, जिला, तो जिला के लिए दोस्तों क्या होता है जी, कलेक्टर होता है। इसके लिए भी कौन होता है, तो कलेक्टर होता है। इसके लिए भी कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, कलेक्टर। कई जगह दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, स्थावर संपत्ति 65, कई जगह दोस्तों कई किताबों में देखेंगे तो यहाँ पर ना संचालक पंचायत लिखा होगा, लेकिन संचालक पंचायत गलत है, यहाँ पर भी कलेक्टर आएगा। जिला पंचायत को भी यदि कोई संपत्ति बेचना हो, लीज पे देना हो, तो कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है, संचालक पंचायत से नहीं। कई किताबों में आपको यहाँ पर मिलेगा संचालक पंचायत, वो मूर्ख राइटर हैं, वो मूर्ख किताबों का पब्लिकेशन है। ठीक, चलिए ठीक जी, तो धारा 65 तक पढ़ चुके। अब आते हैं धारा 66 में। धारा 66 दोस्तों पंचायत निधि के बारे में कहता है। धारा 66 पंचायत निधि के बारे में कहता है जी। चलिए लिखिए धारा 66 पंचायतों का निधि, लिखिए पंचायत निधि, लिखिए पंचायत निधि फंड। अब प्रत्येक पंचायत में दोस्तों अपना एक निधि होता है जी, फंड होता है। प्रत्येक पंचायत का अपना क्या होता है, निधि होता है, फंड होता है। लिखिए पंचायती राज के प्रत्येक स्तर में, लिखिए प्रत्येक पंचायत का एक निधि होगा, एक निधि होगा। प्रत्येक पंचायत का एक निधि होगा जी, ठीक ना। प्रत्येक पंचायत मतलब ग्राम पंचायत का भी एक निधि होगा, जनपद पंचायत का भी एक निधि होगा, जिला पंचायत का भी एक निधि होगा, फंड होगा। ठीक ठीक ना, जिसमें पंचायत की समस्त प्राप्तियों एवं राशियों को रखा जाएगा। निधि होगा जिसमें, लिखिए जिसमें पंचायत की समस्त प्राप्तियों को, समस्त प्राप्तियों एवं राशियों को रखा जाएगा। ठीक, देखिए प्रत्येक पंचायत की अपनी निधि होती है, फंड होती है। जैसे राज्य सरकार के पास संचित निधि होता है, आकस्मिक निधि होता है, लोक लेखा निधि होता है, उसी प्रकार दोस्तों पंचायत के पास धारा 66 के तहत पंचायत निधि होता है। प्रत्येक पंचायत के पास पंचायत निधि होता है, ठीक ना। तो जिसमें पंचायत की समस्त प्राप्तियां, चाहे पंचायत ने जो टैक्स लगाया है, ऐच्छिक कर, अनैच्छिक कर, जो भी
कर लगा है उसके माध्यम से, या पंचायत को कोई अनुदान प्राप्त हुआ है राज्य सरकार से, या कोई भी अनुदान ग्रांट दिया है, कोई अवार्ड मिला, कोई भी राशि प्राप्त होता है, किसी भी तरह से राशि हो, प्राप्तियां हो, वे सब के सब उस निधि का हिस्सा होगा, उस निधि में जमा होगा जी। ठीक है ना। अब ये निधि कहां होगा, अब ये निधि कहां रखा जाएगा, तो दोस्तों लिखिए इसके बारे में। यह पंचायत निधि निकटतम सरकारी खजाने, देखिए यह पंचायत निधि निकटतम निकटतम सरकारी खजाने, निकटतम सरकारी खजाने हो सकता है, उप खजाने, डाकघर या सरकारी बैंक हो सकता है, डाकघर हो सकता है, डाकघर, सरकारी बैंक की शाखा हो सकता है, सरकारी बैंक हो सकता है, सरकारी बैंक की शाखा, डाकघर की शाखा, सरकारी बैंक की शाखा, ठीक ना, शाखा में रखे जाएंगे, में रखे जाएंगे। निधि को समझिए, जो भी अभी जो निधि है, मान लो सरपंच अपने जेब में नहीं रखेगा, घर में बड़ा सा घड़ा बना के ये निधि है ग्राम पंचायत कैसे करके नहीं रखेगा, ये पैसा बैंक के खाता में होता है। मान लो ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का निकटतम कोई भी सरकारी खजाना होगा, हो सकता है वो डाकघर हो, या हो सकता है कोई बैंक की शाखा हो, ग्रामीण बैंक हो, है ना, SBI बैंक हो, कोई भी बैंक हो, तो उस बैंक की शाखा में इस निधि को रखा जाता है, इस फंड को रखा जाता है निकटतम, जो भी सरकारी खजाने, उप खजाने जो भी हो। पता चल रहा है इसके पास में ही RBI है, तो उस RBI में रख देंगे, ठीक ना, कोई भी खजाने हो, ठीक, सामने, ठीक। ये है पंचायत निधि। अब पंचायत दोस्तों जो भी अपने पंचायतों के क्रियाकलाप के लिए जो भी खर्च करती है, या जो भी पैसा निकालना पड़ेगा उसे, तो इस निधि से पैसा निकालना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा पैसा निकालने के लिए, उसे कहां जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा। तो इस निधि से पैसा निकालना हो, मतलब निकासी करना हो, निकासी, पैसा का क्या करना है, निकासी, तो क्या क्या शर्त हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, उन कंडीशन को आपको पढ़ना होगा, कंडीशन को पढ़ना होगा। तो लिखिए पंचायत निधि रकम आहरित करना, अब उसमें से पैसा निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन का फॉलो करना पड़ता है, तो पंचायत निधि लिखिए, पंचायत निधि रकम आहरित करना, आहरित, रकम आहरित करना, छोटा, आहरित करना, आहरित करना, पंचायत निधि रकम आहरित करना है। कैसे आहरित किया जाएगा पंचायत निधि से, इसको हम समझ लेते हैं। तो 3 स्तर के पंचायत होते हैं, तो पहले मैं ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा करता हूं। ग्राम पंचायत से, अब ग्राम पंचायत का निधि है, फंड है ना। अब ग्राम पंचायत की निधि फंड से पैसा निकालना हो, ठीक ना, ग्राम पंचायत के निधि से लिख देता हूं, ग्राम पंचायत की निधि, अभी निधि समझ जाना है ना, निधि। अब इसमें से पैसा निकालना हो इस गुल्लक से, तो किसके किसके संयुक्त हस्ताक्षर से निकलेंगे, तो सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से, सरपंच प्लस सचिव की संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा निकल सकता है जी। इस गुल्लक से सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब पता चला कि मान लो सचिव अनुपस्थित है, तो इसके जगह दोस्तों CO, सचिव की अनुपस्थिति में, सचिव की अनुपस्थिति में, सचिव की अनुपस्थिति में जनपद CO, जनपद CEO विहित अधिकारी नियुक्त करता है, विहित अधिकारी नियुक्त करेगा,
नियुक्त करेगा। देखिए, ग्राम पंचायत के फंड से पैसा निकालना हो तो सरपंच और सचिव का संयुक्त रूप से हस्ताक्षर लगता है। यदि सचिव अनुपस्थित है तो जनपद पंचायत का जो सीओ है वो उसके जगह किसी अन्य अधिकारी को दोस्तों विहित अधिकारी के तौर पर अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। उसके हस्ताक्षर से पैसा निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाला जाएगा। ठीक ना। तो सचिव की अनुपस्थिति में कोई अन्य विहित अधिकारी जिसे सीओ ने क्या किया हो, अपॉइंट किया हो, मेरे प्यारे बच्चों, जिसे सीओ ने क्या किया हो दोस्तों, अपॉइंट किया हो। अन्य कर्मचारी हो सकते हैं। ठीक ना। ठीक ठीक जी कि नहीं है। ठीक। अब हम बात करते हैं जनपद पंचायत की। जनपद पंचायत की निधि के बारे में बात करते हैं। अब जनपद पंचायत की निधि से पैसा निकालना हो तो किसकी हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है? तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ के हस्ताक्षर से। लिखिए इसके किसके किसके, जनपद पंचायत के सीओ बस लिख रहा हूं, सीओ का हस्ताक्षर अनिवार्य है, प्लस सीओ का हस्ताक्षर अनिवार्य है, प्लस लिखिए सहायक लेखाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। लिखिए सहायक लेखाधिकारी। ठीक। लिखिए सहायक लेखाधिकारी प्लस सहायक लेखाधिकारी। सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ना, लेखाधिकारी या उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी, ठीक, के संयुक्त हस्ताक्षर से अधिकारी के लिख देता हूं भाई, संयुक्त लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निकलेगा, संयुक्त हस्ताक्षर से निकलेगा। अब मान लो सहायक लेखाधिकारी नहीं है, अनुपस्थित है, तो कोई अन्य अधिकारी कलेक्टर द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। कोई अन्य अधिकारी दोस्तों जो कलेक्टर द्वारा क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। इसकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी लिख दीजिए। मान लो ये अनुपस्थित है, अनुपस्थित है तो कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, तो कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा ही उसके संयुक्त हस्ताक्षर से जनपद पंचायत की निधि से पैसा निकाला जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, अदरवाइज नहीं निकाला जाएगा जी। ठीक। हम बात करते हैं जिला पंचायत की। जिला पंचायत के निधि से पैसा निकालना हो, जिला पंचायत के निधि से पैसा निकालना हो, फंड से पैसा निकालना हो तो किसके सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है? सिग्नेचर का होना कन्फर्म है दोस्तों, बिना सिग्नेचर के हम पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक ना। तो इसके लिए किसके सिग्नेचर की, तो सीओ का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। सीओ का, सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। उसके सिग्नेचर के बिना हम पैसा आहरित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और कौन हो सकते हैं, तो वरिष्ठ लेखाधिकारी। और कौन हो सकते हैं दोस्तों, वरिष्ठ लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, वरिष्ठ लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से। यहां पर क्या आ जाएगा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। यदि वरिष्ठ लेखाधिकारी अनुपस्थित है तो कलेक्टर अपॉइंट करता है जी। कलेक्टर क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, अपॉइंट करता है। इसको भी आपको नहीं भूलना है। ठीक ना। ठीक। चलिए क्लियर है दोस्तों, पंचायत निधि का रकम आहरित करना, किसके किसके सिग्नेचर से उस निधि से पैसा निकाला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को वो हम समझ लेते हैं। ठीक ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, उन इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम समझ लेते हैं। ठीक ना। देखिए क्या मैं कहना चाहता हूं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो लिखिए नोट करके।
ठीक, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जनपद एवं जिला पंचायत में, जनपद एवं जिला पंचायत में, जनपद और जिला पंचायत में पंचायत की निधि से पैसा निकालना हो, ठीक है, ठीक, इसके निधि से पैसा निकालना हो तो इसके एक समिति होते हैं, आप पढ़ चुके हैं ना, सामान्य प्रशासन समिति। तो सामान्य प्रशासन समिति का अनुमोदन अनिवार्य होता है। तो सामान्य प्रशासन समिति का अनुमोदन अनिवार्य सिर्फ ना होता, याद रखना है, सिर्फ जनपद और जिला पंचायत के निधि से पैसा निकालना हो तो सामान्य प्रशासन समिति से अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है, सिर्फ जनपद और जिला पंचायत में। ग्राम पंचायत में ऐसा नियम नहीं है, ग्राम पंचायत में ऐसा नियम देखने को नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। ठीक, अब जो भी पैसा निकाला जाएगा दोस्तों उसका हिसाब किताब ना अगली सम्मेलन में रखा जाएगा, ये भी फैक्ट लिखिए। पंचायत निधि के समस्त प्राप्तियां और उसके आहरण की जानकारी लिखिए। पंचायत निधि की समस्त प्राप्तियां एवं उसके आहरण की जानकारी अगली सम्मेलन में रखना होगा, अगले सम्मेलन में मेरे प्यारे बच्चों रखना होगा जी, ठीक ना। किसी भी प्रकार का दोस्तों इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर दोस्तों कुछ कर के साथ टेक्स्ट के साथ एक क्लास और मिलेंगे, उसके लिए बात खत्म हो जाएगी दोस्तों। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।